नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हुलाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले खास चर्चा करेंगे, और वो खास चर्चा होगी कि क्या संसद में जो तकरार है उसमें अविश्वास बनाम अपमान, ये मुद्दा सामने आ गया है। क्योंकि जिस तरह से राज्यसभा के सभापति के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है, उसे सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि यह राज्यसभा के सभापति का अपमान है। तो इस पर आज खास चर्चा खास मेहमानों के साथ सबसे पहले करेंगे, और इसके बाद बात होगी कि जो उपासना स्थल अधिनियम 1991 का है, वर्शिप एक्ट, उस पर सुप्रीम सुनवाई हुई है। तो उसमें क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और क्यों इस सुनवाई की जरूरत पड़ रही है, इस पर बात करेंगे। और इसके बाद फिर बात होगी कि संभल बवाल में जो पहले से कहा जा रहा था कि दरअसल एक ही समुदाय के 2 गुटों के बीच अदावत की वजह से यह बवाल हुआ था, और उस तरह के कुछ प्रमाण भी मिले थे, देसी हथियारों का उपयोग, कारतूस पर निशान। तो अब जाकर इस मामले में एक गुट ने दूसरे गुट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तो इस पर भी करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बढ़ी हलचल। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा 14 दिसंबर को होगा कैबिनेट का विस्तार। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष के रवैये को बताया हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण। तो लोकसभा में भी निशिकांत दुबे ने लगातार बोलने में अवरोध के बाद भ्रष्टाचार को लेकर नेता प्रतिपक्ष से पूछे 10 सवाल। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई। 1991 की अधिनियम की वैधता को दी गई है चुनौती। संभल हिंसा में घायल एक व्यक्ति के रिश्तेदार ने तुर्की मूल के अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या एक ही समुदाय के 2 गुटों की अदावत से हुआ यह संभल बवाल। और आतंकवाद से जुड़े मामले में जम्मू कश्मीर में कई ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी तलाशी अभियान जारी। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले सबसे बड़ी और खास चर्चा हम करने वाले हैं कि जो कुछ संसद में हो रहा है, खास तौर पर राज्यसभा के सभापति को लेकर, पहले कभी भी इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया था, लेकिन अब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। तमाम चीजों के बावजूद जानता है विपक्ष कि यह पारित नहीं होने वाला है, फिर भी लाया है। तो सत्ता पक्ष इसको अपमान करार दे रहा है। इसी पर खास अविश्वास प्रस्ताव बनाम अपमान, संसद में तकरार। संसद में शीतकालीन सत्र में आज फिर से हंगामे के कारण कार्रवाई बाधित रही। कांग्रेस पार्टी जहां सभापति पर अविश्वास जताकर सीधे चेयर को निशाना बना रही है, तो वहीं बीजेपी ने सभापति के सम्मान का मुद्दा उठाकर कांग्रेस पार्टी को मर्यादा की सीख दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा, विपक्ष संसदीय परंपराओं पर विपक्ष का कोई भरोसा नहीं है। जेपी नड्डा ने राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ का अपमान करने का आरोप विपक्ष पर लगाया। साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन के चेयरमैन को अपमानजनक शब्द कहा है, सभापति पर कई अपमानजनक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, हम सदन में निंदा प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। कांग्रेस को बताना चाहिए कि जॉर्ज सोरोस का सोनिया गांधी से क्या संबंध है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उन्हें मजबूरी में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा है। खड़गे ने कहा कि राज्यसभा के सभापति स्कूल के हेडमास्टर की तरह डांटते हैं, हम उनके व्यवहार से तंग आ चुके हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या यह एक उपराष्ट्रपति और सभापति पर महाभियोग लाने की वजह हो सकती है।
अगर संसदीय परंपरा सार्वजनिक मिमिक्री शोभा देता है। संसद परिसर में किसान परिवार से आने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की मिमिक्री को दुनिया ने देखा। क्या यह मिमिक्री सदन की गरिमा के अनुरूप थी? गठबंधन का नेता कौन, यह भी एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी या फिर ममता बनर्जी? कांग्रेस पार्टी ने बहस को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की तरफ लगता है मोड़ दिया है। सभापति पर अविश्वास प्रस्ताव लाकर कांग्रेस पार्टी ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है, लेकिन गठबंधन में पड़ी फूट से खुद कांग्रेस पार्टी सख्ते में है। सपा सदन की कार्रवाई चले, इसके लिए पार्टी ने राहुल गांधी के रोज रोज के प्रदर्शन से अपने आप को दूर कर लिया। समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी का मानना है कि अडानी मामले पर राहुल का विरोध व्यक्तिगत एजेंडा हो गया है। देश के 72 साल के संसदीय लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, उनके खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव वाकई चौंकाने वाला है। तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, पहली बार एक किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बना है। पूरे देश ने देखा है, उनके राज्यसभा में सभापति होने से सदन की गरिमा बढ़ी है और विपक्ष ने उसी गरिमा पर हमला कर दिया है, यह अविश्वास प्रस्ताव लाकर। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का कहना है कि संसद में नेता प्रतिपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। अविश्वास प्रस्ताव जो हम लाए हैं उसकी जरूरत क्यों पड़ी है, क्यों हम मजबूर हुए हैं? आज सदन के नेता को बोलने दिया गया और जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए जवाब देने के लिए, उनको बोलने नहीं दिया गया। हालांकि चेयरमैन साहब ने उनको संबोधित किया कि आप बोलिए, पर उनको बोलने नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की सदस्य पार्टियां सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस से सहमत नहीं नजर आ रही हैं। ना हम सेरोस के मुद्दे के साथ है, ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है। तो मैं समझती हूँ सदन को चलना चाहिए, क्योंकि जो पूरा जो ये लोकसभा सत्र जो है विंटर सेशन है, तो मैं समझती हूँ कि हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष के लोग इसको चलाने में पूरी निष्ठता दिखाएंगे। ये कांग्रेस भी नहीं चाहता, बीजेपी भी नहीं चाहता, हम लोग क्या करेंगे? ममता बनर्जी हम लोगों को बता दिया हाउस चलना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के जॉर्ज सोरोस से संबंधों पर प्रश्न उठाया और कहा है कि कांग्रेस हमेशा भारत विरोधी ताकतों के साथ ही क्यों खड़ी दिखती है। पोजीशन श्री खड़गे जी जो बहुत सीनियर लीडर हैं, वयोवृद्ध नेता हमारे जो बहुत ही तजुर्बेकार हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयर को क्रिटिसाइज किया। ये बहुत ही आपत्तिजनक है। दिस इज ऑब्जेक्शनेबल। देश जानना चाहता है कि इस हाउस की वरिष्ठतम नेता कांग्रेस पार्टी की, उनका क्या संबंध है, सोनिया जी का क्या संबंध है सोरोस से, जो सोरोस इस देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेशन के रूप में देता है और उसकी आवाज कठपुतली बन करके यहां कांग्रेस पार्टी उठाती है और देश को डिस्टेबलाइज करती है। FDL AP जो कश्मीर को अलग देश मानता है, उसके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन पे सोनिया गांधी के साथ क्या संबंध है, जिसको सोरोस फंड करता है? सोनिया और सोरोस का
तो जैसा कि आप देखते हैं कि संसद में जहां विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये तो आप सीधा सीधा अपमान कर रहे हैं, संसद का अपमान कर रहे हैं, संसदीय परंपरा का अपमान कर रहे हैं और उपराष्ट्रपति सभापति का अपमान कर रहे हैं। लेकिन ये क्या कुछ है, इसके पीछे मंशा क्या है? क्योंकि विपक्ष भी जानता है कि ये पारित होने वाला है नहीं, और वैसे भी 14 दिन का चाहिए समय, वो तो अब है नहीं शीतकालीन सत्र में, लेकिन फिर भी विपक्ष लाया। मंशा क्या है, निशाना क्या है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। विजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत विजय जी आपका। साथ में संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस नेता, बहुत बहुत स्वागत संदीप जी आपका भी इस खास चर्चा में। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। मैं विनोद जी से शुरुआत करता हूं। विनोद जी, ये अच्छी तरह से विपक्ष जानता है कि 14 दिन का समय चाहिए। 14 दिन पहले इस अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जाता है और अब 14 दिन है नहीं शीतकालीन सत्र में, तो ये तो ऐसे भी लैप्स करेगा। दूसरी बात, संख्या का भी आप देख लें, नंबर गेम भी देख लीजिए। राज्यसभा में विपक्ष के पास नंबर है नहीं, लोकसभा में तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे में इसकी मंशा क्या है, निशाना क्या है? क्या एक तीर से दो शिकार? एक तरफ जहां बात हो रही थी जॉर्ज सोरोस से संबंधों को लेकर, तो उससे चर्चा को अब जो है अविश्वास प्रस्ताव पर ले आए, सभापति के अविश्वास प्रस्ताव। दूसरी तरफ यह भी सवाल उठ रहा था, राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती मिल रही थी इंडी गठबंधन के नेताओं से। तो क्या कांग्रेस की यह कोशिश है कि चर्चा को इधर ले आओ, फिलहाल कम से कम इससे राहत पाओ? लाल जी, देखिए, शीतकालीन सत्र का अभी मुझे लगता है ये 12वां 13वां दिन होगा। मुश्किल से एक हफ्ता और रह गया होगा अगले हफ्ते में। और अगर ये सवाल पूछा जाए इन पूरे सदन की कार्रवाई को लेकर, अगर जनता सवाल पूछे कि उन्हें क्या मिला, तो सीधे ये संसद की के हंगामा को छोड़ के और उसकी चर्चा को छोड़ के जनता के हिस्से में तो कुछ भी नहीं आया। ये एक बड़ा सवाल है कि जो संसद की परंपरा और संसद की जो गरिमा की बात करने की बात करते हैं दोनों पक्ष के साथ में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज की चर्चा का ये है कि आज आप देखिए कि ममता बनर्जी उन सारे दल के लीडर्स को एक तरह से शुक्रिया और अभिनंदन करते हैं जो उन्हें इंडिया गठबंधन के नेता के रूप में उनका नाम आगे बढ़ाया है। अब सवाल है कि ममता बनर्जी इतनी जल्दी में है कि इसी संसद के शीतकालीन सत्र में जब राहुल गांधी जी का जो तेवर और उनका जो डेली फोटो ऑप है, आप ये देखिए कि राहुल गांधी क्या किस तरह का एक करिश्माई व्यक्तित्व को उभारने की कोशिश हो रही है। एक अडानी के मामले में रोज एक थीम लेके, रोज एक उनका एक पब्लिसिटी का जो उनका वो भी होगा, रोज एक नई थीम के साथ में अडानी के नाम पे उनका एक प्रोटेस्ट होता है और वो प्रोटेस्ट को मीडिया कवर करती है। कल आपने देखा गुलाब का फूल और राष्ट्रीय झंडा का कुछ एक फ्लैग लेके वो सारे लीडर को दे रहे थे। राजनाथ सिंह को भी लोगों ने देखा कि उनको भी उन्होंने राहुल गांधी खुद देने आए थे। आज उनका कुछ दूसरा थीम पे था। तो सवाल है कि राहुल गांधी के इमेज को लेके और उनको प्रतिपक्ष के नेता और इंडिया गठबंधन के नेता को रूप खड़ा करने की जो कोशिश हुई, उसको ममता बनर्जी की इस पहल ने, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को झटकने की पहल ने एक तरह से खत्म कर दिया। अब ये सवाल तो सीधे राहुल गांधी के नेतृत्व पे उठा, तो ये नेतृत्व पे उठा तो ये सबसे बड़ा आसान उनको लगा कि सीधे सभापति को लेके हमला। जी, आज दुनिया इस बात को सुन के अचंभित होगी कि पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और वो प्रतिपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि वो स्कूल के हेडमास्टर की तरह लोगों को डांटते हैं। जी, तो क्या ये कोई अविश्वास प्रस्ताव की वजह हो सकती है कि हेडमास्टर की तरह अगर सभापति की डांट से वो इतने आहत हुए कि उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव ले आया? तो सवाल ये है कि आप मुद्दे से भाग रहे हैं। जी, आपने अडानी के मुद्दे को लेकर संसद के 14 दिन की कार्रवाई को बाधित किया और जैसे ही आपके सामने में जॉर्ज सोरोस का मुद्दा आया कि आप अब दूसरा बहाना और दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये आज की बीजेपी ने जिस तरह से इसके उनके वार का प्रतिवार किया है, उनका जवाब उनके सामने में नहीं है। इसी से कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। लेकिन इस कोशिश के बीच संसद में चल क्या रहा है? हमारे संवाददाता ऋषि कुमार भी संसद भवन से जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। मैं पहले अब सीधे ऋषि के पास ही चलता हूं। ऋषि, आज क्या असर दिखाई पड़ रहा है संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई पर? क्योंकि जिस तरह से कि एक कोशिश हुई है कि तमाम सवालों को दरकिनार करके और पूरा फोकस अब इस पर आ जाए
कि उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए। पहले अब इसे कर लीजिए, बाकी चीजों पर बाद में जवाब देंगे, बात करेंगे। तो आज उसका कैसा असर दिखाई पड़ा आपको संसद के दोनों सदनों पर ऋषि? देखिए, जहाँ तक संसद पर असर की बात करें तो राज्यसभा में इसका असर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपने खुद बताया कि सभापति के खिलाफ जो हम सभी जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया गया है, और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में विपक्ष को पता है कि इस अविश्वास प्रस्ताव का क्या हश्र होना है, लेकिन बावजूद जब ये लाया गया है तो विपक्ष की कोई ना कोई रणनीति ज़रूर है, और सभी जानते हैं कि रणनीति सदन में किस तरीके से आगे बढ़ती हैं। मुद्दों के विरोध में मुद्दे खड़े किए जाते हैं, ये संसद में हमने अक्सर देखा है। उसका ही एक सीधा जीता जागता स्वरूप यहाँ दिखाई दे रहा है। जब हमने देखा कि कांग्रेस के सामने जॉर्ज सोरोस का मुद्दा आया, तो जिस दिन ये मुद्दा आया था उस दिन कांग्रेस के सांसद कुछ असहज से दिखे, लेकिन उसके बाद जब ये मसला आया कि सभापति के खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, तो समूचे विपक्ष को मुझे लगता है कांग्रेस ने एकत्रित करने में एक सफलता हासिल कर ली, क्योंकि इस मसले पर हम देख रहे थे लगातार अडानी मुद्दे पर अलग अलग विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो अपना अपना पक्ष रखने लगी थी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास ये एक विकल्प दिखा, और इसको लेकर हमने देखा था पूर्व में भी सभापति के साथ जो व्यवहार और नोकझोंक देखी गई थी, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ रहो या विपक्ष के अन्य सांसदों के साथ रहो, तो वो उस चीज़ को कांग्रेस ने एक नया रंग देते हुए एक कह सकते हैं कि एक रणनीति का एक ऐसा दाव खेला जिसमें कि उन्होंने मुद्दों को समेटने की एक ही मुद्दे के साथ कोशिश की है। बिल्कुल। लेकिन एक दूसरा जो मुद्दा है जॉर्ज सोरोस का मुद्दा, उसको सत्ता पक्ष पूरी तरीके से अब सिर्फ राज्यसभा में ही नहीं, आपने देखा कि नेता सदन ने सीधे तौर पर यहाँ पर सोनिया गांधी का नाम लिया, कांग्रेस के पार्टी का नाम लिया। वहीं लोकसभा में भी अब हम देख रहे हैं कि 10-10 सीधे सवाल कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं। तो ये जो मुद्दा है सिर्फ राज्यसभा तक ही सीमित नहीं, लोकसभा में भी जॉर्ज सोरोस का मुद्दा बहुत ज़्यादा प्रमुखता के साथ रखा जाने लगा है। वहाँ पर जो स्थिति है, हालांकि अभी संसद में कामकाज चल रहा है, अभी विधायी कार्य भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है वो राज्यसभा में ज़्यादा वॉलेटाइल दिखती है लोकसभा की तुलना में। जी लाल, बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास फिर लौटेंगे। अभी सीधे चलते हैं संदीप जी के पास। संदीप जी, क्या ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ मतलब प्लानिंग ऐसी हुई कि चलो दो चीजें आ रही हैं, एक तो इंडी गठबंधन के अंदर से नेतृत्व को चुनौती मिल रही है, दूसरी तरफ जॉर्ज सोरोस के लेकर के सवाल आ रहे हैं और बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व पर आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ ले आओ जो कि भले कुछ इसमें हो ना हो, परिणति तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन कम से कम चर्चा तो डाइवर्ट हो। क्या इसी रणनीति का हिस्सा है कांग्रेस का ये, संदीप जी? सर, एक छोटी खुद की लिखी हुई एक लाइन है जी कि बड़े बेदाग बने टहलते थे, बड़े बेदाग बने टहलते थे, हमने सोचा क्यों ना उनको आईना दिखाया जाए। अच्छा, तो सर हम उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, हम सिर्फ आईना दिखा रहे हैं। हमको पता है, जैसे अभी आपने बताया कि हमारी संख्या जो है वहां पर 103 है, हमको सदस्यों की संख्या और होनी चाहिए, लेकिन अगर ये बात जनता के बीच जाएगी कैसे? तो संविधान ने एक रास्ता दिया है, गैर संवैधानिक कार्य नहीं है। तो 67B संविधान का हिस्सा है, जिसके तहत इस तरीके के जो भी लोग होंगे या आने वाले समय में होंगे, या पहला वाकया ये है तो वो आप जा सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, तो ये संवैधानिक कार्य है। अब रही बात धनगर जी के, आपने लाया क्यों? 2-3 एग्जाम्पल दे रहे हैं। डांटने उठने की बात तो आप सोशल मीडिया से लेकर आप मीडिया में देख लीजिए, हजारों चीजें उनकी वायरल है, किस तरीके से वो माननीय सदस्यों को, नेता प्रतिपक्ष को डांटने का और फटकारने का काम करते हैं, किस तरीके से सदन की कुर्सी पर बैठकर मोदी चालीसा का पाठ करते हैं, जैसे लगता है कि वो कथा व्यास है और व्यास गद्दी पर बैठकर जो है वो भगवत गीता और जो है भागवत का पाठ कर रहे हैं। तो ये नहीं है। तो संसद जो होता है वो विपक्ष और जो है पक्ष दोनों को आप जो है दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, दोनों के संरक्षक हैं, आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा। लेकिन वो भाजपा का कार्यकर्ता उनसे नहीं निकल पा रहा है, पता नहीं कितना भाजपा वालों ने सुई लगाकर एक लाइन बीच में बोलता हूं, जी आपकी अनुमति से एक लाइन बीच में बोलता हूं। लंबे समय तक मैंने पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग की है, हामिद अंसारी से लेकर के तमाम लोगों को मैंने भी देखा है कि उन्होंने किस तरह से सदन को चलाया है, कैसे कैसे मुद्दे उठे हैं।
लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि उपसभापति के खिलाफ खाली आप ये मैसेज देने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ले आए, जो अभी आपका तर्क था कि हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते थे कि ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ले आए अविश्वास प्रस्ताव, इतिहास में पहली बार। ठीक है, दूसरी चीज अभी रह गई, मैंने एक एग्जांपल ये दिया। दूसरा सर, अभी इसी जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर जो है सत्ता पक्ष के सांसदों ने जो है स्थगन प्रस्ताव दिया, जिसको धनखड़ जी ने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद 1.5 घंटे तक बिना किसी नियम के आप उसी मुद्दे पर सांसदों को बोलने की अनुमति दे रहे हैं। ये क्या है? अगर आपको उनको उसी मुद्दे पर बुलवाना था, स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लेते, लेकिन फिर तो जो मालिक है, मालिक का तोते का राज खुलने लगता है। इसलिए कि जो कांग्रेस ने अब मुझे विजय शर्मा जी से जवाब लेने दीजिए। विजय शर्मा जी, अब आप दीजिए जवाब। विजय शर्मा जी ये कह रहे हैं कि भाई हम तो इस चीज के लिए मजबूर हो गए और हम जानते हैं कि हम ये पारित नहीं करा पाएंगे, लेकिन लोगों तक एक मैसेज देने के लिए हमने ये तरीका अपना लिया। देखिए लालचंद जी, संदीप जी ने बड़ी साफगोई के साथ ये एडमिट कर लिया कि हम संसद का समय जो है, जो मिलता है देश की भलाई के लिए, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और संसद को बाधित करना चाहते हैं। इससे क्या होगा? बाधित होगी ना, अविश्वास प्रस्ताव पे बाधित होगी। अरे भाई, दूसरे उसमें सदस्य होते हैं, बोलने दीजिए उनको, लोग होते हैं, वो सदन चला सकते हैं। उनके बोलने नोटिस दीजिए देने से उनको, हमारे बोलने दीजिए। विजय जी आप एकदम शांति से सुन रहे थे, विजय जी को बोलने दीजिए। लोगों को इस तरीके के अविश्वास प्रस्ताव से सदन नहीं बंद होता है। विजय जी बोलिए। विजय जी पैनल में और लोग होते हैं, वो सदन चला सकते हैं। संदीप जी, अब विजय जी को बोलने दीजिए। संदीप जी, ये संसद भवन नहीं है, ये डीडी न्यूज है। यहाँ भी आप वही संसद वाली बात कर रहे हो, ठीक है ना? क्योंकि आपका ये आदत बन चुकी है, आप ना संसद को कुछ समझते हो, ना कानून को कुछ समझते हो, ना संविधान को कुछ समझते हो। अब आप संविधान का कैसे मजाक बना रहे हो सिर्फ एक मैसेज देने के लिए? कैसी परंपरा चला रहे हो? हे भगवान, आपको बुद्धि दे भगवान, कि आपको जनता बार बार ठुकरा रही है, उसके बाद में आपको ये समझ में नहीं आ रही कि आप किस तरह से एक संसद के अंदर, जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उसको अपवित्र करने का काम कर रहे हो। और ये लालचंद जी, ये पहला वाक्य नहीं है। ठीक है, जब इनकी सरकार थी तो संसद से जो पारित बिल था, किसने फाड़ने का काम किया? आपको पता होगी, राहुल गांधी जी ने देश के सामने किया था। नहीं, उसके बाद में संसद के अंदर मंदिर जिसको कहते हैं, आंख मारने का काम किसने किया? राहुल गांधी जी ने किया। और सभापति की नौकरी करने का काम किसने किया? आप मुझे बताइए। ये ऐसे इनके नेता है। विजय जी, संदीप जी का आरोप ये है, ये देश के प्रधानमंत्री कर रहे थे ये हाँ, तो वो नाम नहीं लेना चाह रहे थे ना आपकी तरह। ये क्या है? ये तो उन्होंने कहा नौटंकी आते हैं, एक्टर की तरह एक्टिंग करते हैं। आप हमको ज्ञान दीजिएगा संसदीय परंपराओं का। मोदी जी सदन भेजिए, कहाँ कैसे भागते हैं? अडानी के मुद्दे से डरते भाग गए हैं, उनको सदन भेजिए। मोदी जी को सदन भेजिए, मोदी जी को सदन भेजिए भाई। इनका माइक डाउन कराइए। नहीं, बहुत ऐसा देखा है संसद भवन में, और आजकल भी देख रहे हैं, एक से बढ़कर एक कार्टून वहां पर देखने को मिलता है। देखिए, आप मुझे बताइए, इनकी सोनिया गांधी परिसर में, ठीक है, मैं आता हूं। आप बताइए मुझे, एलओपी किस तरह से पोस्टर लगा के, मैं वही कह रहा था कि वो चीजें आजकल भी दिखाई पड़ रही हैं, रोज कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। ठीक है, मैं लौटता हूँ विजय जी, संदीप जी लौटता हूँ, विजय जी, संदीप जी लौटता हूँ। मुझे जरा एक अपडेट पहले ऋषि से लेने दीजिए, फिर विनोद जी के पास। ऋषि, अभी संदीप जी खुद ये बात कह रहे थे कि हम जानते हैं कि हमारे पास नंबर है नहीं, और लोकसभा के बारे में हम सब जानते हैं, जिनकी सरकार है उनके पास बहुमत है। राज्यसभा को लेकर के थोड़ा सा हमारे कई दर्शकों को हो सकता है कि ये लग रहा हो कि पता नहीं क्या नंबर गेम है। जरा आप साफ कर दीजिए इस समय कि इस समय जो मौजूदा राज्यसभा में स्थिति है उसमें क्या है नंबर गेम, किस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष का बैलेंस है? देखिए लालचंद, हम सभी जानते हैं, जैसे कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी स्वीकार किया कि वो इसीलिए इसको लेकर आए कि देश की जनता जान सके। निश्चित तौर से इस माध्यम से वो सफल भी रहेंगे कि इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए वो अपने मुद्दों को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन जहाँ तक संख्या बल की बात है, निश्चित तौर से राज्यसभा में संख्या बल अभी सत्ता पक्ष के पास ही है, और वहाँ अगर कोई जोड़ तोड़ मशक्कत होती है कांग्रेस की तरफ से तो वो बहुत मुश्किल काम है,
क्योंकि इसमें अभी तक जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं वो सिर्फ INDIA गठबंधन के लोग ही हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अन्य पार्टियों के लोग भी शामिल हैं जो कि या तो INDIA के नहीं हैं या फिर NDA के तरफ के हैं। तो अभी जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ उन्हीं की है, इसमें कोई नई स्ट्रेंथ नहीं जुड़ी है। रही बात, जो सबसे बड़ी बात जो प्रोसीजरल है कि 14 दिन का जो नोटिस है तय पीरियड का, वो दिया जाना जरूरी है और सदन की कार्रवाई 20 तारीख तक ही है। तो उस नियम के अनुसार तो ये पहले ही सदन स्थगित हो जाना है, सैनिटाइज हो जाएगा। तो उसमें संख्या बल आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं है, हारेगा जीतेगा, ये तो बहुत दूर की बात है। नहीं रह जाएगा, ये पूरा का पूरा हाँ, उसका महत्व तो बहुत बाद की बात है। तो दोनों ही सदनों से एक तो इसे पारित होना है, हालांकि इसे सिंपल मेजोरिटी के साथ पारित होना है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट है वो 14 दिन का है। तो उससे पहले ही सदन समाप्त हो जाने हैं दोनों। तो ये मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज देने के लिए किया गया ही एकमात्र कदम है। संदीप जी को जोड़ रहे हैं, जोड़िए संदीप जी। एक जानकारी के लिए ये चीज बता दीजिए। विजय जी आऊंगा, संदीप जी को जोड़ रहे हैं, संदीप जी को जोड़ रहे हैं, फिर विजय जी आपके। जी सर, उस 14 दिन में सदन का प्रतिनिधित्व तो खड़गे जो धनगर जी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अभी बैठ रहे हैं चेयर पर। ये कैसे हो रहा है, थोड़ा सा मुझे बताइए। नहीं, आप पहले सबसे पहले आपका अविश्वास प्रस्ताव जो है वो प्रक्रिया को पूरी करके स्वीकार हो जाएगा, फिर चेयर पर नहीं बैठ सकते, ये नियम है। नहीं सर, नोटिस पीरियड सर 14 दिन, जब ये 14 दिन का जो होता है सिस्टम, जब आप देते हैं तो उस नोटिस पीरियड में वो जो है चेयर का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। ऐसा नियम है। टेक्निकल मामला है, टेक्निकल मामला है। विजय जी का जवाब लेने से पहले विनोद जी, मैं विजय जी आपके पास आ रहा हूं। विनोद जी, विजय जी, हमने दोनों प्रवक्ताओं का सुना है संदीप जी, लेकिन जो बात जिस तारीफ से आप अपने पार्टी के अध्यक्ष की बात कर रहे थे और जिस तरीके से आप भी उसी के राग में, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस लैंग्वेज में और जिस भाषा में चेयरमैन के लिए शब्द का इस्तेमाल किया था, लगभग आप भी वही कर रहे थे। तो मैं थोड़ी सी आपको झांकी दिखा दूं कि एक उपराष्ट्रपति जो अभी आपने देखा कि रिजिजू ने किस तरह से उनका विश्लेषण किया कि किसान परिवार से किसान का एक बेटा पहली बार एक उपराष्ट्रपति बने हैं, सभापति हैं राज्यसभा के, उनका मिमिक्री करते हुए भी दुनिया ने देखा है बिल्कुल। और वो मजाक करते हुए कल्याण बनर्जी जब अब मेरे पास वो शब्द नहीं है कि जिस तरह से वो बन रहे थे और उनके चेयर को वो बता रहे थे दुनिया को, ये लोगों ने देखा है। क्या ये परंपरा, संसदीय परंपरा के सम्मान में हो रहा था? क्या उस चेयर के सम्मान में हो रहा था? आपके ही सारे MP थे, माननीय MP, जो पीछे हंस रहे थे और ताली बजा रहे थे। तो एक सदन के एक सभापति के लिए आपके मन में किस तरह की भाव है, ये दुनिया ने पहले देखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो ज्ञान दे रहे थे कि हेडमास्टर की तरह डांट रहे हैं और वो कैसे आचरण करते हैं, उनके आचरण और व्यवहार पे सवाल उठा रहे हैं। तो एक बार उन्हें बाहर में, संसद के बाहर में जो हो रहा है उनके सभापति के खिलाफ में और सभापति को लेके, क्या वो मजाक के पात्र है? बिल्कुल। क्या उनका मजाक बनाया जाना चाहिए? क्या बात करते हैं आप लोग, और आप इधर आके ज्ञान दे रहे हैं। दूसरी बात सुनिए जो आप कह रहे थे, फोटो ऑप की बात। फोटो ऑप ये है, समाजवादी पार्टी जो बिदक के आपसे अलग हुई है कि राहुल गांधी परसों संभल के वहां जो लोग हैं, जो वहां पे जिन लोगों को एक FIR हुआ है, केस हुआ है, उनके परिवार को लाके यहां दिल्ली में मिल रहे हैं। और आज हाथरस 2020 का वो मामला है, वहां पहुंच गए हैं उस परिवार के साथ मिलने के लिए। आप क्या क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं फोटो ऑप के लिए, और आप लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि हम लोगों को बताना है। लोगों ये भी वीडियो देख रहा है आपको कि राहुल गांधी एक छलांग लगा के संभल जाते हैं, दूसरे में वापस आते हैं, तीसरे में आज हाथरस जा रहे हैं। क्या है ये? दुनिया नहीं देख रही है, मीडिया इस बात को नहीं समझ रहा है। बिल्कुल। सीधे सवाल ये है, आप इधर उधर मत भागिए। आपने जब अडानी के मुद्दे को सदन में चर्चा उठा के 12-15 दिन से चर्चा चाहते हैं, तो जॉर्ज सोरेस को सवाल को लेके बीजेपी जिस तरह से अड़ी हुई है, आपको भी जवाब देना होगा। बिल्कुल, आपको भी जवाब देना होगा
कि आपके ट्रस्ट को आपके यहाँ के पैसे से कैसे सोरेस का पैसा आया है, ये लिंक आपको भी बताना होगा। बिल्कुल, जो आपकी पार्टी भाग रही है, कहीं ना कहीं उसी से भागने के लिए ये सब हो रहा है। लेकिन मैं विजय जी के पास आऊं उससे पहले जरा एक लाइन ऋषि आपके पास एक लाइन के लिए। ऋषि, संदीप जी ने अभी ये कहा कि अभी जब अविश्वास प्रस्ताव आए तो चेयर पर चेयरमैन सभापति नहीं बैठ सकते। जरा बताइए कि इस मामले में प्रावधान क्या है, और जो अभी जिस स्टेज पर यह अविश्वास प्रस्ताव है, क्या उस स्टेज में चेयरमैन चेयर पर नहीं बैठ सकते? देखिए, अभी ये जो प्रस्ताव है सिर्फ मूव किया गया है, ये प्रोसीजर में नहीं आया है। ठीक है। प्रोसीजर में आने के बाद एक तो इसमें 14 दिन का जिस तरीके से नियम है वो नियम पूरा नहीं हो रहा है। अभी इसमें जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी तरफ से जब ये नोटिफाई कर दिया जाएगा और इस पर क्या प्रावधान होंगे कि किस तरीके से वो, उसके बाद इस चीज को सदन के पटल पर रखा जाएगा। अभी तक इसकी, देखिए लालचंद, आपने भी देखा होगा कि पार्लियामेंट्री प्रोसेस में कोई भी चीज जब तक सदन के पटल पर नहीं रखी जाती है तब तक वो सदन का हिस्सा नहीं होती है। सच बात, सदन का मान्यता नहीं होती है, सदन का हिस्सा इसे बनने दीजिए। सदन का जैसे ही ये हिस्सा बनेगा उसके बाद वो सारी प्रक्रियाएं मानी जाएंगी जो संविधान सम्मत होंगी। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा था। विजय शर्मा जी की बात रह गई थी। विजय शर्मा जी के पास मैं चलता हूँ, फिर संदीप जी के पास। देखिए, विनोद जी की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष रही, राहुल गांधी जी भी रहे, वो किस तरह से पूरे देश ने देखा है, किस तरह से ऐसे इशारा करते हैं, भड़काते हैं अपने मेंबरों को, वेल में आइए, वहां पे आके हंगामा कीजिए। ये कौन सी इससे संसद की मर्यादा बढ़ती है भाई, बताइए आप मुझे। कोई कदम एक भी नहीं छोड़ते हैं, सब संविधान से ऊपर अपने आप को समझते हैं ये कांग्रेस वाले। एक भी कोई संस्था बताइए जिसका ये सम्मान करते हो, सुप्रीम कोर्ट हो, न्यायालय, कोई सा भी हो, आप ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, कुछ भी हो, इनको एक सेकंड लगता है, संसद हो, कुछ भी हो। अरे भाई कुछ तो शर्म करो। आपको देश ने 50 से बार हरा दिया राज्य और लोकसभा में, उसके बाद में इतने विधानसभा लोकसभा इलेक्शन आप हार चुके हो। अब तो कम से कम वो बचपना छोड़ दीजिए। क्या आप बचपने ही करते रहोगे? आप किस तरह से हरकतें कर रहे थे राहुल गांधी जी, ये शोभा देता है, पूरा विश्व देखता है। आज हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। हमारे यहाँ कितने बड़े अपॉर्चुनिटी है, कितने वर्ल्ड के लोग आते हैं। आपकी बातों पर मैं संदीप जी से जवाब लेता हूं। संदीप जी, विजय जी का सीधा आरोप है कि आपने मीडिया, ईवीएम, चुनाव आयोग, अदालत सबको निशाना बनाते बनाते अब आप चेयरमैन को निशाना बना रहे हैं। इस बीच में जनता आपको लगातार नकार रही है, तो आप इसी सिलसिले में अब चेयरमैन को निशाना बना रहे हैं। कल को लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ भी कुछ ले आएंगे, परसों पता चलेगा कि राष्ट्रपति के खिलाफ भी कुछ लेकर आ गए। ये आरोप है आपके ऊपर। सर, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जितने भी बात की कि हम इस पे आक्षेप लगा रहे हैं, इस पे आक्षेप लगा रहे हैं, पूर्व में देखेंगे तो इनके ही द्वारा उन सारे मुद्दों पर आक्षेप लगाए गए हैं जब ये विपक्ष में थे। अब सत्ता पक्ष में आने के बाद सर इनको शॉर्ट टर्म मेमोरी जो एक रोग होता है वो लग गया है, तो वो दिक्कत इनकी है। लेकिन अभी हम सुनिए, न्यायालय पे हमारा एक भी आरोप नहीं है। संदीप जी, मैं आपको चुनौती देता हूँ, हमारे खिलाफ इतने फैसले आए, हमारे प्रधानमंत्री जी 8-8 घंटे, मैं वही कह रहा था कि ये पहली बार हो रहा है कि सभापति के खिलाफ गुजरात आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए हैं। लाजन जी रुके, 8 घंटे एसआईटी ने पूछताछ की हमारे प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे। एक कार्यकर्ता सड़क पर नहीं उतरा, किसी ने एक बयान नहीं दिया। ये सम्मान होता है न्यायालय का। ये नहीं आप एक मिनट में किसी भी न्यायालय के प्रति आप जो है असम्मान दिखा देते हो। जवाब संदीप जी सीखिए। हाँ, हम अब आपसे अब चौथी पास के चेलों से तो नहीं सीख पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप सीख लीजिए कि राहुल गांधी 72 घंटे ईडी को जवाब दिए ना, क्या निकल कर आया। आप जाट सोरेस ये चौथी पास क्या होता है संदीप जी? संदीप जी, चौथी पास क्या होता है जरा बताइएगा मुझे तो। सत्ता पक्ष संदीप जी, ये चौथी पास क्या होता है जरा बताइएगा। समझ गए होंगे आप डीडी न्यूज पर इस समय लाइव है, बताइए चौथी पास क्या होता है। अरे सोनिया गांधी से पूछिए, जूता हलफनामा देती है। अरे आपकी सरकार है, आरोप लगा रहे हो बेशर्मों की तरह आके आरोप लगाते हैं। कोई अपराधी जेल भेजो क्या करें? हाँ, तो अपराधी आपके यहाँ है ना, जमानत राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी जमानत के ऊपर है कि नहीं है? अपराधी है कि नहीं है? बताइए आप मुझे, हो रहा है जांच एजेंसी को। अरे वो बेल के ऊपर है कि नहीं है? जमानत के ऊपर है कि नहीं है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी बताइए।
भ्रष्टाचार के केस में जरा देश को बताइए ना। अरे आप देशद्रोही लोगों के साथ क्यों हो रहे हो? अरे आप बताइए देशद्रोही लोगों के साथ क्यों रहे हो? मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर क्या है? आज के मुद्दे पर आइए, आज के मुद्दे पर। लालचंद जी, आप जानते हैं कि मैं बहुत शालीनता से बात रखता हूँ। वही मैं कह रहा हूँ कि ये डीडी न्यूज का प्लेटफॉर्म है, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है। आप लोग बिल्कुल शालीनता से बात रखिए। मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास, आता हूं। विनोद जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं। हाँ विनोद सर, ऐड कर दूं अगर अनुमति हो। हाँ मैं आ रहा हूँ विनोद, आ रहा हूँ संदीप जी आ रहा हूँ। थोड़ा दर्शकों के पास जाना चाहिए और पैनल में भी ये बात जानी चाहिए। विनोद जी से आप जा रहे हैं तो विनोद जी से भी मेरा ये सवाल है, कर लीजिए सर। आज सत्ता पक्ष जो है उसकी जिम्मेदारी है कि कोई देश में अनियमित लेन देन हो रहा है, कोई अनियमित गतिविधियां चल रही हैं, तो आरोप लगाना काम नहीं है। आप मुकदमा दर्ज कराइए, उनको जेल भेजिए। लेकिन जब आप पर सवाल खड़े हो जाएंगे तो कभी आप सोरेस के पीछे लुक जाइएगा, कभी पाकिस्तान के पीछे छुप जाइएगा, कभी रोहिंग्या के पीछे छुप जाइएगा। मैं जवाब देता हूँ। विजय जी 1 मिनट रुकिए। संदीप जी रुकिएगा। संदीप जी ने मुझे पूछा, मैं उनका जवाब देता हूं कि ये संदीप जी, आप तो विद्वान आदमी हैं और अच्छा आप डिस्कशन भी करते हैं, हमारे साथ तो कई सालों से जुड़े हुए हैं। संदीप जी, मैं ये इस बात की हैरानी तो लोगों को होगी कि अभी संसद की जो कार्रवाई है, संसद का अभी पिछले 15-16 दिन से चल रहा है जी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष का भी एक अधिकार बनता है कि सत्ता पक्ष पे जम के आरोप लगाए। ये तो यही महापंचायत है, वो देश के पंचायत है। और देश की पंचायत की गरिमा तो यही है कि कम से कम सत्ता पक्ष पे सवाल खड़ा करे। लेकिन अब सवाल ये है कि सत्ता पक्ष की तारीफ में अगर सभापति ने कुछ बात कही है जो कहना भी चाहिए। आज आप लोकसभा में देखिए, आपके ही इंडिया गठबंधन के कई एमपी ने सीधे सीधे अभी रेल मंत्री अश्विनी जी का तारीफ कर रहे थे कि रेलवे को लेके, रेलवे की सफाई को लेके, रेलवे की व्यवस्था को लेके आपके ही इंडिया गठबंधन की जो एमपी हैं वो सब तारीफ कर रहे थे। और मुझे अच्छा लगा सुन के कि यही संसद है। जब आप संसद में सरकार को कोसते हैं विपक्ष के रूप में, तो सरकार के जो काम है, अगर अच्छे काम है तो उसकी तारीफ भी बनती है। बिल्कुल। और लेकिन अब सवाल ये है कि संसद, राज्यसभा अभी इतने दिन से आप देख रहे हैं चल रहे हैं, और जो बात राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे कह सकते थे प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, वो उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो बाहर जाके बताते हैं। और फिर जाके आप सीधे सीधे उनके चरित्र, उनके आचरण वो लेके आप मीडिया में जाके वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो सवाल यह है कि संसद की गरिमा और संसद से बाहर सभापति को लाके आप चर्चा करते हैं, क्या यह शोभा देता है? बिल्कुल। तो सवाल यह है कि संसद चलाना पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी, सत्ता पक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितना विपक्ष की भी है। और सबसे बड़ा सवाल तो टैक्स पेयर का है कि भाई उसका क्या कसूर है कि पर दिन जो है करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं और वो आप इस मुद्दे को लेके उलझाए हुए हैं लोगों को। विजय जी, संदीप जी का काउंटर, फिर आपका। संदीप जी का 10 सेकंड का। अच्छा दे लीजिए, पहले विजय। देखिए संदीप जी, पूरा देश पूछ रहा है, भाई आप सार्वजनिक जीवन में हो, आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, आपके ऊपर एक आरोप लगे और आरोप कोई हवा में नहीं है। एक आप ऑनलाइन जाएंगे वहां FDL-AP पे, हमने देखा है, वहां हमने उस वेबसाइट को देखा है, को प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी, अभी भी है, हमने उस वेबसाइट को देखा है। अरे सुनिए ना जी लालचंद जी, उसकी प्रस्तावना कहती है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल। आप उस पे क्या कहना चाहते हो? आपका एक भी प्रवक्ता, आप संदीप जी से ले लेते हैं जवाब। जाती है, संदीप जी जवाब देने के लिए तैयार है। स्पष्ट कर दीजिए। ठीक है, संदीप जी जवाब देने के लिए तैयार है, लेते हैं जवाब। संदीप जी दीजिए जवाब। झूठे मामले, हम चुप हो जाएंगे। संदीप जी जवाब दीजिए। रही बात कार्रवाई करने की, तो कार्रवाई एजेंसी कर रही होंगी, ठीक है, तथ्य जुटा रही होंगी, क्योंकि विदेश से जुड़ा हुआ मामला है। विजय जी, आप संदीप जी का जवाब ले लीजिए। संदीप जी बोलिए। विनोद जी, पहली बात तो हम जिम्मेदार विपक्ष हैं। जितने दिन अभी सदन की कार्रवाई चली है, एक दिन आप बेल में किसी भी विपक्ष के नेता की फोटो दिखा दीजिए, मान लूंगा। पहले सुनिए सर, 11 बजे के बाद सदन शुरू होता है। प्रियंका गांधी जी और हमारे नेताओं ने स्पष्ट किया कि हम सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद हम सदन में जाते हैं। दूसरी चीज, अभी हमारे
भाजपा के साथी बड़ी सोरेस की बात कर रहे हैं। भैया सोरेस एक व्यापारी है और वो व्यापारी हर व्यक्ति को चंदा देता है। हम तो कहते हैं कि 100 करोड़ आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से लिया है सोरेस से। मैंने उस व्यापारी के वेबसाइट पर कश्मीर को लेकर क्या लिखा हुआ है, वो व्यापारी जिसको चंदा देता है उसके वेबसाइट पर क्या लिखा हुआ है, कश्मीर को लेकर क्या लिखा हुआ है, वो व्यापारी खुद करके कहता है, वो व्यापारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए हम $2 बिलियन का निवेश कर रहे हैं। वो व्यापारी है, ये साधारण व्यापारी नहीं है, ये साधारण व्यापारी नहीं है संदीप जी, ये साधारण व्यापारी नहीं है, ये बड़ा स्पेशल टाइप का व्यापारी है जॉर्ज सोरोस। चलिए समय की समाप्ति हो रही है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, विजय जी, विनोद जी, आपका भी और ऋषि आपका भी जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो 2 और बड़ी खबरों पर बात करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आज एक बड़े मुद्दे पर सुनवाई, और बड़ा मुद्दा क्या है, उपासना स्थल अधिनियम यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर बात करेंगे। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए, उस सोने पर 24/7 आपके हाथ में, कम या ज्यादा, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। और इस वक्त में अब बात करेंगे कि जो संभल में जो कुछ हुआ है उसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं, और इसी क्रम में एक बड़ा खुलासा हुआ है, और यह बड़ा खुलासा एक FIR से हुआ है। जो पहले भी ये बात थी कि क्या 2 गुटों, एक ही समुदाय के 2 गुटों की अदावत की वजह से संभल बवाल हुआ था 24 तारीख को। संभल हिंसा में घायल एक व्यक्ति के रिश्तेदार ने तुर्की मूल के अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता मोहम्मद नसीम ने पुलिस को बताया है कि उसका भतीजा 18 वर्षीय मोहम्मद वसीम हिंसा में घायल हो गया उस दिन। उन्होंने बताया कि तुर्की मूल के कुछ लोग उस भीड़ का हिस्सा थे जिन्होंने गोलियां चलाईं और पथराव किया। यह मोहम्मद नसीम ने अपनी शिकायत में FIR में बताई है। भीड़ की हरकतों से मेरे भतीजे को नुकसान पहुंचा और पड़ोस में दहशत भी फैल गई। मोहम्मद नसीम ने यह बात कही है। याद कीजिए 24 नवंबर को संभल में मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान गोलीबारी और पथराव में शामिल होने का आरोप लगा है। इस बीच संभल में सरकारी भूमि पर बनी एक दुकान पर बुलडोजर चला, यानी कार्रवाई हो रही है प्रशासन की तरफ से। तो संभल में जो बवाल हुआ उसमें पहले से ही यह बात थी कि एक ही समुदाय के 2 गुट जो हैं उनके बीच झड़प हुई थी। इसका शक था पहले से। स्थानीय मुस्लिम समुदाय और तुर्की मूल के मुस्लिम समुदाय, ये 2 गुट हैं, उनके बीच की अदावत का यह मामला बताया जा रहा है। संभल बवाल के दौरान देसी हथियारों से गोली चलने का भी पुलिस ने खुलासा किया था, आपको याद होगा। उसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका के निशान वाले खाली कारतूस भी मिले थे, लेकिन सपा और कांग्रेस वो लगातार नकार रही है इस सच को। सपा और कांग्रेस की कोशिश क्या है कि मुस्लिम समुदाय के 2 गुटों की अदावत सामने ना आ पाए। और यह कोशिश क्यों है? हाल ही में उत्तर प्रदेश की जो कुंदर की सीट है वहां पर उपचुनाव हुए तो सपा को इसका भारी नुकसान हुआ, वहां से बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए। तो वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से यह चीज सामने ना आए, इस सच को दबाएं और प्रशासन पर ही पूरा ठीकरा फोड़ दें। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि राहुल गांधी की हरकतों के कारण प्रदेश में अराजकता का माहौल उत्पन्न हो जाता है।
सकते हैं, आप संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं, पूरी तरह से आप डिरेल्ड हो चुके हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा पूरे राष्ट्र में होती है। आज हम कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति उत्तर प्रदेश में आ रही है, जबकि आप उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में, दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। कृपया ऐसा न करें, मैं आपसे विनती करता हूं। उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 1 का राज्य बनने के लिए पूरे राष्ट्र में तैयार हो रहा है। आप पहले मनन करें, अध्ययन करें, विपासना करें और सोचें क्या करना है। आए दिन आप इस प्रकार के रूल जुलूल हरकतों से प्रदेश की जनता, देश की जनता तंग आ चुकी है। तो नए एफआईआर में क्या कुछ खुलासा हुआ है, सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता विकास सिंह से, जो हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, ये जो नया एफआईआर है, वैसे देखिए बात तो पहले से हो रही थी कि जिस तरह के सबूत मिले, जिस तरह गोलियां चलाई गई, पत्थर चलाए गए, जिस तरह देसी हथियार का, देसी कट्टे का इस्तेमाल हुआ, जिस तरह कारतूस मिले हैं, कारतूस पर निशान मिले हैं, उससे ये लग तो रहा था कि ये कहीं ना कहीं दो गुटों के टकराव का मामला है, जिसमें उन्होंने प्रशासन की आड़ में ये काम कर दिया। अब ये नया जो एफआईआर है विकास, इसमें ये तस्वीर और थोड़ी साफ होती हुई दिख रही है क्या? जी बिल्कुल, इस एफआईआर में जो बातें कही गई हैं वो साफ दर्शा रही हैं कि वहां पर तुर्क बिरादरी के जो लोग थे, किस तरीके से वहां पर उन्होंने आतंक काटा। वसीम के चाचा की तरफ से यह एफआईआर मुरादाबाद में दर्ज कराई जाती है। 0 एफआईआर के तहत यह मामला संभल पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है और जिस पर संभल पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उसमें उनके चाचा का आरोप है कि उनका भतीजा वसीम वहां पर उस समय खड़ा हुआ था सुबह के टाइम पे, अचानक से वहां पर तुर्क बिरादरी के लोगों की भीड़ एकत्रित होती है। उसके बाद वहां पर पथराव चालू किया जाता है और उसके बाद वहां पर उनके द्वारा यह भी बताया गया कि खासतौर से पुलिस उस समय समझा बुझा रही थी लोगों को, लेकिन इस दौरान वहां पर फायरिंग की जाती है और उस फायरिंग में उनके भतीजे को गोली लगती है। उनकी गोली लगने के बाद, जिसका इलाज मुरादाबाद में कराया जा रहा था, उसके बाद उन्होंने इलाज में व्यस्तता के चलते यह एफआईआर कुछ देरी से कराई, लेकिन फिलहाल अब एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद इस मामले पर पूरी तफ्तीश की जाएगी। ठीक है। पुलिस अधीक्षक संभल ने इस बात को बताया है। उन्होंने कहा है कि जो शिकायत की गई है, पुलिस उसकी गंभीरता से सारे तथ्यों की जांच करेगी। इससे पहले भी सारे संदेह व्यक्त किए जा रहे थे। जब वहां पर विदेशी कारतूस मिलते हैं, वहां पर यह घटना को साफ दर्शाते हैं कि किस तरीके से वहां पर लोगों के इरादे थे। साथ साथ वहां पर जब पुलिस दीपा सराय के इलाके में दबिश देती है तो वहां पर तमंचे मिलते हैं, वहां पर स्मैक की पुड़ियां मिलती हैं। और माना यह जाता है कि वो जो दीपा सराय का इलाका है, वहां पर एक ऐसा समय था जब पुलिस जाने से कतराती थी। वहां पर अब पुलिस की कार्रवाई की जा रही है। वहां के तार तो शुरू से दुबई से और अफगानिस्तान के लोगों से जुड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं पूरा मामला काफी ज्यादा संदिग्ध है। इस मामले में गहनता से जांच की जरूरत है, क्योंकि वहां पर पहुंचने पर बवाली जब पहुंचे थे तो सबसे पहले उन्होंने सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने का ही काम किया था। उसी कारण से पुलिस अब आगे की जांच कर रही है, अन्य वीडियो की तलाश में, अन्य साक्ष्यों की तलाश में है और निश्चित रूप से इस पूरे मामले, पूरे प्रकरण को पुलिस अब खुलासा करने में ये जो नया केस आया है वो भी एक आधार बनेगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जुड़ने के लिए, क्योंकि इस नए एफआईआर से बहुत कुछ खुलासा हो रहा है। विकास सिंह हमारे संवाददाता जुड़े थे और नया एफआईआर बहुत कुछ वही बातें कह रहा है जिस बात का शक पहले से ही था। और अब बात करेंगे वर्शिप एक्ट पर जो सुप्रीम सुनवाई हुई है, लेकिन उससे पहले अभी वक्त है एक ब्रेक का। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप DD न्यूज पर देख रहे हैं इस वक्त। अब एक और बड़ी खबर, और ये इसमें कुछ ताजा खबरें भी आ गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। 4 हफ्ते में समय मांगा है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उससे केंद्र सरकार से।
तो ये पूरा मामला क्या है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। उपासना स्थल अधिनियम 1991 यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जिसमें एक्ट के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं में कई तर्क कोर्ट के सामने रखे गए हैं। खास बात यह है कि वर्शिप एक्ट के पक्ष और विपक्ष में आए दर्जनों याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट उस मामले पर सुनवाई कर रही है। अश्विनी उपाध्याय जो वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने अपनी याचिका में निवेदन किया है कि इस एक्ट के कुछ प्रावधानों को रद्द किया जाए। ये प्रावधान किसी व्यक्ति या धार्मिक समूह के उपासना स्थल को पुनः प्राप्त करने के लिए न्यायिक उपचार पर प्रतिबंध लगा देता है। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद, संभल के शाही मस्जिद के खिलाफ दायर मुकदमे के आलोक में आज की सुनवाई ये काफी महत्वपूर्ण है, जिस पर हम बात करने वाले हैं। खास बात यह भी है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में धार्मिक समुदाय से इतर ज्यादा याचिकाएं इस एक्ट के समर्थन में डाली गई हैं। तो वामपंथी विचारधारा से जुड़े दर्जनों लोगों ने इस एक्ट को सेक्युलर बताते हुए इसकी जबरदस्त पैरवी की है। सीपीएम और शरद पवार की पार्टी जो है, उनके विधायक भी वर्शिप एक्ट के समर्थन में याचिका दायर कर चुके हैं। सीपीएम तो इसे नागरिकों के मौलिक अधिकार से जोड़ती है, तो कई पार्टियों ने इसे सेक्युलर कानून कहा है। सवाल यह है कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्युलर कानून है तो फिर वक्फ एक्ट क्या है, जिसमें एक धर्म विशेष को किसी भी जमीन या संपत्ति का ऐतिहासिक धरोहरों पर कब्जा करने का इजाजत मिल जाता है। बड़ा सवाल यह भी है कि लेफ्ट लिबरल बुद्धिजीवियों की 1 दर्जन से ज्यादा लोग वर्शिप एक्ट की पैरवी करने के लिए कोर्ट पहुंच गए हैं। फिर वक्फ एक्ट के खिलाफ लड़ रहे 90,000 से ज्यादा पीड़ितों के पक्ष में ये कोई आवाज उठती हुई क्यों नहीं दिखाई देती? पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने अयोध्या के विवादित ढांचे को गिराए जाने के बाद 1951 में इस कानून को संसद में बनाया था, जिसमें प्रावधान रखा गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले धार्मिक स्थलों को उसी रूप में रखा जाएगा। तो आज जो इस मामले में अपडेट है उसके मुताबिक करीब 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हुई। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र याचिका पर हलफनामा अपना दाखिल करेगा। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट मामले को सुन रहा है, अदालतें कोई नया सूट रजिस्टर नहीं करेंगी। और सीजीआई ने यह भी पूछा कि ऐसे कितने सूट लंबित हैं, कितने वाद ऐसे लंबित हैं। और सीजीआई को इस मामले में बताया गया कि ऐसे 18 मामले फिलहाल देश भर में लंबित हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 4 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है। तो एक प्रमुख याचिकाकर्ता जो वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय हैं, उनका कहना है कि इस एक्ट में कई त्रुटियां हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है। कोई भी कानून लीगल रेमेडी नहीं छीनता। इवन वक्फ एक्ट में भी यह व्यवस्था दी है कि आप वक्फ बोर्ड के सामने जाओ। आर्बिट्रेशन एक्ट में कहता है पहले आर्बिट्रेशन करो, अगर फेल हो जाए तो कोर्ट जाओ। यह ऐसा कानून है, आर्बिट्रेशन की भी छूट नहीं देता, आपस में समझौता करने की भी छूट नहीं देता, कोर्ट जाने की छूट नहीं देता। कोई अलग से वक्फ बोर्ड या वक्फ ट्रिब्यूनल जैसा कोई बोर्ड नहीं बनाया कि जहां वहां जाके हम अपनी बात कह सके। तो यह कानून पूरी तरीके से राइट टू जस्टिस को रोकता है, इसलिए हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। अगर कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया गया, फिर तो अपने अपने स्थान के लिए लोग लड़ाई सड़कों पे करना शुरू कर देंगे, देश में अशांति फैल जाएगी। इसलिए जरूरी है इस कानून को खत्म किया जाए और हिंदुओं को भी, जैन को, बौद्ध को, सिख को अपने अपने स्थानों के लिए कोर्ट की लड़ाई करने की परमिशन दिया जाए। तो ये जो पूरा मामला है, इसमें क्या कुछ है, क्या इसकी तकनीकी बातें हैं, क्यों याचिकाएं गई हैं और याचिकाओं के जरिए कोशिश क्या है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी बने हुए हैं स्टूडियो में। उनसे बात करते हैं। विनोद जी, याचिकाएं पढ़ी कुछ वर्शिप एक्ट के खिलाफ कि भाई इसको रद्द किया जाए, ये अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, लेकिन बहुत सारी याचिकाएं उसके समर्थन में पड़ गई, सेक्युलर कानून है, ये तो रहना चाहिए। अब जाकर के जो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है, जरा इसका ये पर्सपेक्टिव बताइए कि इसको इस तरह से इस मामले में, इस एक्ट के खिलाफ में और समर्थन में ये जो याचिकाएं गई हैं, ये किस वजह से? लाल जी, लोग इसको जिस तरह से देखते हों, अलग अलग तर्क हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का भी याचिका को लेके आना, ये तो कम से कम जरूर चौंकाता है। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का, जो अभी हम आप ब्रेकिंग में दिखा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब से
कोई भी न्यायपालिका में या कोई भी लोअर कोर्ट से लेकर अपर कोर्ट तक किसी भी कोर्ट में इस मामले के कोई भी विवाद को नहीं लिया जाएगा जब तक कि ये कोर्ट की सुनवाई हो रही है। तो सुप्रीम सुनवाई में एक बात यह है कि अब ये केंद्र सरकार को मांगा गया है, जवाब मांगा गया है जुत्ते के अंदर, केंद्र सरकार को भी जवाब देना है, क्योंकि ये संसद से पारित कानून के हिसाब से ये नियम बनाए गए थे, जिन नियम को लेके अभी देश में इस तरह की चीजें हो रही है। अब सवाल ये है कि 2022 के बाद इसके चर्चा में आने का जो मतलब था वो क्या था। तो सवाल ये इसमें जरूर ये बात जो अश्विनी उपाध्याय कह रहे थे कि हमको ये देखना पड़ेगा कि जिस जल्दीबाजी में 1991 में नरसिंह राव सरकार ने ये फैसला किया था और ये कानून लाया था, वो चूंकि जो अयोध्या की जो विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद परिस्थिति बनी थी देश में, तो आपने एक कानून बनाया कि 1947 15 अगस्त 1947 के पहले की जो स्थिति है वही स्थिति पूरी देश में हर धार्मिक स्थलों के लिए होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन सवाल उससे आगे भी रह गया था कि इसमें कई ऐसे धार्मिक स्थान थे, कई ऐसे प्रमुख उपासना के स्थल थे जिसमें वर्षों से केस लंबित थे, जिसमें आप ज्ञानवापी मस्जिद को देख लीजिए, मथुरा के मस्जिद को देख लीजिए, वहां वर्षों से लोग वहां संघर्ष कर रहे हैं कोर्ट के न्यायिक उपचार के लिए। वहां उन्होंने पिटीशन लगा रखा है, ये आज का नहीं है, 50-50 साल पुराना है मामला। तो अब ये सवाल है कि एक राम मंदिर मुद्दे को लेके आपने इन सारे धार्मिक उपासना स्थल और सब चीज को क्लोज कर देते हैं, तो बाकी भारत के जो लोग हैं, भारत की जो आस्था के लोग हैं या धार्मिक मान्यता वाले जो लोग हैं, उनकी जो वर्षों से मांग रही है, उनको कैसे एक कानून और एक विधान में आप ढक देंगे। तो ये बात अश्विनी उपाध्याय कह रहे थे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप इसको एक सेकुलर कानून बना के लोगों को मुंह बंद करना चाहते हैं। आपने इस बात को लेके जो पैरवी की है, आप ये देखिए कि उसमें कम से कम 20 से 21 ब्यूरोक्रेट्स और कम से कम 10 पॉलिटिशियन और लेफ्ट लिबरल के बुद्धिजीवी हैं जो ये बात कह रहे हैं कि इस एक्ट के कानून लाने के पीछे की मंशा ये थी कि देश की व्यवस्था और सेकुलर भाईचारा जो देश का है वो कायम रहे। तो सवाल है, इस देश के सेकुलर कानून और सेकुलर व्यवस्था में आज अगर वक्फ के खिलाफ में 99,000 से ज्यादा मुकदमे हैं, तो उसके लिए अगर पार्लियामेंट में कोई बिल आ रहा है तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? तो ये दोस्त को समझना पड़ेगा कि वर्शिप एक्ट अगर सेकुलर है तो ये पूछा जाएगा कि वक्फ एक्ट फिर है क्या। ठीक है, जहां कहीं भी त्रुटियां, और फिर ये भी है कि कानून बनता है तो कानून में समय के साथ संशोधन तो होता ही है और होना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल समय समाप्त हो रहा है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए इस खबर पर, और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।